नहीं आ रही। सर वॉइस ही नहीं आ रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है। Calculate the force on AC part of the wire. This is uniform magnetic field and part AC पर आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है और यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट माइनस के है और a particle of charge q and mass m is projected. So at point AB it is projected v naught velocity at 30 degree with x-axis. Find the radius and coordinate of the center. तो इसको करिए जल्दी से, फिर उसके बाद तब तक और बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर टॉर्क शुरू करते हैं।
ऐसा सही है कि गड़बड़? नहीं वो कह रहे हैं कि गूगल से हो सकता है, मतलब ठीक हो रहा है। अब गीला हो गया। सर सॉल्व करवाइए इसको। तुमसे नहीं हुआ? सर चेक करना है, ये गलत है। सेकेंड वाले में है, पहले वाले में तो कुछ है नहीं। इसमें पहली चीज तो ये है कि इट इज ए क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फोर्स ऑन ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 और बीसी पोर्शन पे भी फोर्स 0 होगा क्योंकि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो फोर्स ऑन एसी विल बी माइनस टाइम्स फोर्स ऑन एबी। और ये कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। आई बी और एल और डायरेक्शन इसकी देख लो किस तरफ होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। तो जब इसको लगाएंगे तो ये ए बी पर फोर्स आउटवर्ड आ रहा है तो एसी पर फोर्स इनवर्ड हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। तो let us redraw this figure. ये थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनवर्ड है, चार्ज पार्टिकल प्लस था तो इस पे फोर्स लगेगा, इस एक्स वाई प्लेन में ही लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी जेड डायरेक्शन में है, बट इट विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब फटाफट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताओ। ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो करंट इधर हो गया, फोर्स इधर हो गई, तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी।
यानी सेंटर इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री का यूज अभी कुछ नहीं है, क्योंकि फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है। तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट, और ये सेंटर है, रेडियस इस लाइन पर है। तो सपोज ये सेंटर है, तो इस पॉइंट को ए मान लो। तो AC डिस्टेंस R के बराबर होगी। अब बस सारी की सारी कवायद इसके कोऑर्डिनेट निकालने में है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल है, तो ऐसा करते हैं, ये इसको ऐसे बढ़ा देते हैं ये, और यहां से ये दो परपेंडिकुलर लाइनें ड्रॉप कर देते हैं। अब अगर ये 30 है, ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल 30 है, और ये वाली डिस्टेंस मुझे मालूम है R। सपोज इस पॉइंट का नाम कुछ B रख देते हैं, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगी R cos 30, तो दैट इज R अंडर रूट 3/2, और डिस्टेंस AB हो जाएगी तुम्हारे पास, ये 30 के सामने है, R sin 30, तो दैट इज R/2। अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी? अगर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये x के बराबर ही होगा, और ये AB से R पीछे है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू A माइनस R/2, यानी A माइनस MV नॉट अपॉन 2QB नॉट। और अगर y निकालना है, तो देखिए ये पूरा कोऑर्डिनेट y है, और साथ में ये वाली डिस्टेंस b है, और ये वाली डिस्टेंस मेरे पास R√3/2 है। तो y इज इक्वल टू b प्लस R√3/2, यानी MV नॉट अंडर रूट 3 अपॉन 2 QB नॉट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने में थोड़ी सी पुरानी वाली मैथमेटिक्स लग गई, इसलिए मामला थोड़ा सा अच्छा हो गया। खैर चलिए, इसके बाद हम लोग टॉर्क कर रहे थे। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ही है, हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया था। इट इज डिफाइंड एज, सपोज इट इज ए लूप, करंट इज I, नंबर ऑफ टर्न्स इज R, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA, और डायरेक्शन इसकी राइट हैंड रूल से लग जाती है। जैसे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। और फिर एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी दिया था जिसमें वो नॉन प्लेनर लूप था, तो उस लूप को दो प्लेन में डिवाइड करके हम लोगों ने अलग अलग उसका रिजल्टेंट निकाल लिया था। इस बार CPMT में नीट में भी एक क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट में आया था,
और वो क्वेश्चन ऐसे था, वही तो नहीं है लेकिन बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ बेस्ड ऑन नीट 2021। तो ये एक हेक्सागोनल लूप है। हेक्सागोनल रेगुलर, ये रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागोनल लूप है जिसकी साइड एल है और रेजिस्टेंस R0 ओम पर मीटर है। रेजिस्टेंस R0 ओम पर मीटर है, ध्यान रखिएगा। साइड ये एल मीटर है और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने V वोल्टेज से ऐड कर दिया है। मतलब इन दोनों साइड का वोल्टेज यहाँ V है और वन लूप है, वन टर्न है, सिर्फ वन टर्न। देयर आर वन टर्न, या देयर इज ओनली वन टर्न, देयर इज ओनली वन टर्न। तो फार्मूला तो यही लगेगा। सपोज ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो अब इसमें से ये लूप जा रही है। अब समस्या ये है कि इस पूरे में करंट यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि जब आप यहां से करंट भेजेंगे, सपोज यहां से ये करंट आई जा रही है, तो मैं आई निकाल सकता हूं। ये दोनों पार्ट जो हैं एक्चुअली, ये हमारे पास पैरेलल में है। अगर एक साइड का रेजिस्टेंस मैं R मान लूं, तो ये 5R और R पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5R इंटू R अपॉन 5R प्लस R, 5R/6। और ये करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन 5R मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6V अपॉन 5R। अब ये करंट अलग अलग जाएगी, इस पार्ट में अलग जाएगी, इस पार्ट में अलग जाएगी, तो इसमें जाने वाली करंट कितनी होगी? तो इन दोनों का रेजिस्टेंसेस, अभी R की भी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस है R0 ओम पर मीटर, तो ईच साइड की लेंथ L है, तो ये 6V अपॉन 5 R0 इंटू L के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से जाने वाली करंट मेरे पास हो जाएगी, सपोज ये I1 है, ये I2 है, तो I1 इज इक्वल टू, अब ये रिवर्स रेशियो में बांटेंगी, I1 बराबर हो जाएगा 5V अपॉन 5R0L और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन 5R0L। सॉरी, ये I2 है और ये I1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस लूप तो ये बन रहा है सर ये 5 कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ सर I2 में 5 कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, कर देंगे, उसमें क्या, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो करंट है ये यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से करंट बदल गई है, तो हम क्या करें, मतलब नो लूप इज फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई लूप प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का मैग्नेटिक मोमेंट यू कांट कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रहा है जिसमें एक ही करंट हो।
हाँ, अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते यहां से, तो सपोज कर लो इसको हमने यहां से नहीं जोड़ा, सपोज कर लो हमने यहां से जोड़ दिया वी वोल्ट से, ये इन पॉइंट्स का वी वोल्ट है। तो अब ऊपर भी 3R है, नीचे भी 3R है, तो दोनों में करंट सेम हो जाएगी, V/2 V/3R। और इसमें भी करंट, लेकिन इसमें करंट ऐसे जाएगी और इसमें करंट ऐसे जाएगी, V/3R इसमें भी जाएगी। अब ये लूप बन जाएगा, एक लूप ऐसा मान लो, ऐसे ये और ये, और दूसरा लूप ऐसा मान लो, ऐसे 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 ऐसे। ये तो इन दोनों लूप का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग निकाल सकते हो, और एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा। करंट दोनों में V/3R है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पहले वाले लूप का M1 इज इक्वल टू क्या हुआ स्नेहा? सर कुछ नहीं, गलती से हम वीडियो ऑन हो गया था ना तुम्हारा, सर गलती से। तुमने कहा शायद तुम कहना चाह रही हो कुछ। तो नो M1 सर। बराबर हो जाएगा I V/3R, और N तो 1 है। एरिया इसका कैसे निकालेंगे? तो देखो ये एरिया ऐसे निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एक रेक्टेंगल है। ये वाली साइड ए है, तो ये साइड ए हो गई, तो एरिया इज A², ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। और ये वाली साइड भी, ये वाली साइड A/2 हो जाएगी, ये भी A/2 हो जाएगी। और ये वाला जो एरिया है, ये वाली साइड, ये A√3/2 हो जाएगी, A√3/2। सर ट्रेपेजियम करके नहीं कर देंगे? हाँ, इन दोनों को ट्रिपेजियम करके भी कर सकते हैं, दैट्स गुड। इसको ट्रिपेजियम मान लो, लेकिन ये साइड तो चाहिए ही होगी तुम्हें। तो 2 इंटू हाफ A/2 A√3/2। तो ये M1 हो गया, और M2 इज सेम। बस इसमें ये है कि इसमें ये करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लाइक दिस। तो ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ये इनवर्ड है तो सेम वैल्यू V/3R, और बाकी सब चीजें भी सेम, ये डॉट हो जाएगा, और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहरहाल हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकलना आ गया। और एक बड़ी क्लास है मैग्नेटिक मोमेंट। सर स्क्रीन ट्रैक कर दीजिए। हाँ, कर रहा हूँ। हो गया। हो गया सर। मैग्नेटिक मोमेंट by circulating charge particle।
तो इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो कि ये आर रेडियस का कोई सर्किल है और एक चार्ज पार्टिकल इसमें क्यू चार्ज है और चार्ज क्यू है, मास m है और ये v स्पीड से यूसीएम कर रहा है। फाइंड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो m बराबर होता है NIA। तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है, आपको इसकी वजह से करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो करंट बराबर हो जाती है एक्चुअली ओमेगा ओमेगा क्यू अपॉन 2 पाई, क्योंकि करंट इज द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास n हो तो किसी भी सेक्शन से ये n टाइम्स पास होगा। तो एक सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से n क्यू चार्ज पास होगा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n या 2 पाई f, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज नथिंग बट v/r। तो ये मेरे पास आ गया QV अपॉन 2 पाई r। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो QV अपॉन 2 पाई r इंटू इसका एरिया πr² मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो QVR/2 आया है। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड होगा। एंड देयर इज ए वन मोर रिलेशन जो काफी ज्यादा आगे हेल्पफुल हो जाता है। अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें इसका, क्योंकि मास तो है ही है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर हो जाएगा mv इंटू r। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब यहां से देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है। हम आसानी से VR को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो VR की जगह लिख देंगे L/m। VR की जगह लिख देंगे L/m। तो m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू Q और L/2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू Q/2m आता है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस रिजल्ट, क्योंकि अभी लंबे क्वेश्चंस में इसका काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर एक हम आपको हिस्टोरिकल चीज बता रहे हैं जो कई बार पूछी गई है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको आपने बुक में भी देखा होगा। जो नोट करना हो पहले कर लीजिए।
ओके ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सपोज सर्किल पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसी डायरेक्शन में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस वही सब है, आर है, इलेक्ट्रॉन का मास है मान लो। तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो करंट उल्टी डायरेक्शन में मानी जाएगी। तो फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, since both are vectors like electron, तो m/l बराबर हो जाएगा माइनस, अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिख ले रहा हूं तो E/2me। अदरवाइज कोई नेगेटिव चार्ज होता तो Q/2 उसका मास कर देते। अब इससे एक यूनिट बनाई गई है, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। कोई बता सकता है ये कितना होता है? स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम लोग बोर्स मैग्नेटोन बोलते हैं। EH/4πm। बोर्स मैग्नेटोन। और ये क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और उसको हम लोग बोर मैग्नेटोन कहते हैं। तो आप लोगों ने वेलोसिटी और उसके सब फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे। तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है और ये R है, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v वेलोसिटी से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी या ओमेगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि हमें तो आई चाहिए। तो E इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज ω/2π इंटू एरिया πr²। तो ओमेगा इज v/r, तो E v पाई कट गया r/2। तो अब यहाँ पे ये है, अब ये वैल्यू कहाँ से लाएं? तो एक बहुत ही अच्छी सी बोर्स ने बता दिया है कि mvr बराबर होता है nh/2π, एंड सिंस इट इज इन ग्राउंड स्टेट तो n बराबर 1 होगा। तो vr इज इक्वल टू h/2π। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा E/2 और vr की जगह h/2π, तो h इंटू E/4π। यूनिट वही होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होती है, और आप इसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको याद भी रखना है, इसकी वैल्यू भी याद रखिए। बहुत अच्छी वैल्यू नहीं है, बहुत गंदी वैल्यू है। 9.2। 6.6 इंटू 10⁻34 और चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 4π, 4 इंटू 3.14। सर मास से नहीं डिवाइड करते हैं, मास ऑफ मास और यहाँ EH मास upon भी 4π। होगा, जी जी पी आर बराबर m, हाँ सॉरी m भी होगा, तो यहाँ m भी आ जाएगा m।
तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39, नहीं 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये तो 4 है, सही है, कट जाएगा। तो 6.6 इंटू 1.6 अपॉन 9 इंटू 4 इंटू 3.14, और ये 10 टू द पावर माइनस 34 है, तो -3, और ये 10 टू द पावर माइनस 22 आ रहा है। और ये कैलकुलेशन करना है तो ये 0.4 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये 3 है और ये 2.2 हो गया, तो 0.88 अपॉन, अब ये 429.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, और इसको अगर हम अप्रॉक्स 10 मान लें तो 0.088 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, तो 8.8 यानी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 के लगभग ये है। इट इज वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, और ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जो है एटॉमिक फिजिक्स में जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आप पढ़ते हैं, तो सारे पार्टिकल्स के मैग्नेटिक मोमेंट को इसी बोर मैग्नेटोन में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बोर मैग्नेटोन की वैल्यू ये जो आई है, ये वैल्यू ये कई बार आपके मेडिकल एंट्रेंस में पूछी भी जा चुकी है, तो ये मालूम भी होना चाहिए। तो ये काम करने, याद रखने वाली बात हुई। और अब हम लोग एक इसका थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी कुछ जरूर करेंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि सपोज ये एक चार्ज्ड रिंग है, तो ये एक चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, मास इसका m है, चार्ज इसका q है, चार्ज q इज स्प्रेड ओवर इट्स सरकमफ्रेंस, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, और ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको करने के दो तरीके से हम कर रहे हैं, और आप देखिएगा, आप में एक शॉर्टकट आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो ईच पोर्शन आप इस रिंग को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो ईच पोर्शन सेवरल टाइम्स ये घूम रहा है, तो टोटल चार्ज Q सेवरल टाइम्स घूम रहा है, तो इक्विवेलेंट करंट मेरे पास हो जाएगी Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट Q ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो Q ओमेगा अपॉन 2 आर स्क्वायर, ये आंसर है। किसी ने आंसर भी दिया है, प्रत्युष ने दिया है, बिल्कुल सही।
और इसको करने का एक तरीका और भी है, जो मैंने कहा था कि इसको लर्न करिएगा। m/l इज इक्वल टू q/2m। तो m/l इज इक्वल टू q/2m। हाँ ये ओमेगा। तो m इज इक्वल टू q/2m। और एंगुलर मोमेंटम तो आप जानते ही है ना, आई ओमेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ये मास mr² इंटू ओमेगा। तो m से m कट गया, QR² ओमेगा/2, सेम रिजल्ट। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ज्यादातर घूमने के लिए मुझे मैग्नेटिक मोमेंट याद है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर इसी का एक और अच्छा सा क्वेश्चन। सर दूसरा वाला फिर से बता दीजिए। ये हमने पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू q/2m होता है। जी तो इस रिंग का मास m था और चार्ज इस पर q था, तो q/2m, और l जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, l इज द एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मास अगर m हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू एंगुलर स्पीड। तो ये थोड़ा रिजल्ट जल्दी दे देता है। अब सपोज कर लीजिए यही रिंग फिर है, ये रिंग है, वही सेम हिस्ट्री है, वही चार्ज वही मास, बट दिस टाइम इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गई। सपोज ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको भी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं बता दूं कि अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, चार्ज तो पूरे पे स्प्रेड है, तो अगर आप यहां से थीटा और फिर यहां से डी थीटा का एलिमेंट चूज कर लें तो इसकी लेंथ हो जाएगी dl बराबर r d थीटा, और इस पर चार्ज dq बराबर हो जाएगा, चार्ज यूनिफॉर्मली स्पीड है तो q/2πr इंटू r d थीटा, तो दैट इज q d थीटा अपॉन 2π। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो दिस इज द मोशन और रेडियस इसकी ये है और घूमने की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो dm स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा। तो ये चार्ज है q d थीटा/2π और करंट बन जाएगी ओमेगा/2π।
ओमेगा अपॉन 2 पाई इज द करेक्ट, तो ये आई है। और इस सर्किल का एरिया तो दैट इज पाई, और ये जो रेडियस होगी, अगर दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये आर कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। और अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो हम लोग, ये पूरी रिंग चल रही है तो -90 से -π/2 से +π/2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो Q ओमेगा, एक पाई तो यहाँ से काट ही सकते हैं, तो Q ओमेगा अपॉन 4 पाई, Q ओमेगा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आया। और ये इंटीग्रेशन अच्छा खासा कठिन है, ये इजी नहीं है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप Q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कॉमन ले लीजिए, और इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा करने का तरीका है, इसको लिख देंगे cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 डी थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा ये, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा cos 2 थीटा डी थीटा बाई 2 और प्लस इंटीग्रल 1/2 डी थीटा। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रल होता है sin 2 थीटा बाई 2, और वैल्यू -π/2 से π/2, और इसका इंटीग्रल होता है हाफ थीटा -π/2 से π/2। अब साइन π/2, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो दैट गोज 0, क्योंकि चाहे आप 2 थीटा की जगह π/2 रखोगे तो साइन पाई बनेगा, दैट इज 0, साइन -π बनेगा, दैट इज 0। और इसको आप करोगे तो हाफ, और ये π/2 प्लस π/2, तो ये पाई बनेगा, π/2 प्लस π/2, और ये पाई बनेगा π/2। तो यानी इंटीग्रल ऑफ दिस cos स्क्वायर डी थीटा -π/2 से +π/2 तक ये π/2 है। तो ये π/2 आ गया, तो आंसर आ जाएगा Q ओमेगा आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 8। तो ये तो एक तरीका हुआ। नाउ यूज अवर मैजिकल फॉर्मूला, और मैजिकल फॉर्मूला ये है कि m/2l इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो चार्ज तो Q है, मास 2m हो गया रिंग का, और यहाँ 2 नहीं होता है, सॉरी यहाँ 2 नहीं होता, m/l। और l तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये डायमीटर के अबाउट है, तो mr स्क्वायर बाई 4 और इंटू ओमेगा, और ये देखो m से m कट गया, और ये आ जाएगा Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 8। दैट्स वाई मैंने कहा था कि रिमेम्बर दिस, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप बहुत जल्दी बिना इस इंटीग्रेशन के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, mi का फॉर्मूला भी रख सकते हैं। हाँ, रट के रह सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुम्हें मैक्सिमम बॉडीज के रोटेशन में याद ही होते हैं, बस। अरे सॉरी सर, रट गलती से हो गया था, वहाँ रख लिखना था मुझे। हाँ, वो तो यूज कर लो आसानी से, और देखो इतने बड़े इंटीग्रेशन से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा।
ये इस फॉर्मूले की महिमा है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। अब देखो इसमें ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए, बैक कर दीजिए थोड़ा। हाँ टर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। यस। ये मान लो एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो यूज ऑलवेज दिस। ये तुम लोगों के हिसाब से अच्छा नहीं है, हालांकि फंडामेंटल तरीका वही है, लेकिन जब मेरे पास है एक ऐसा टूल जिससे हम जल्दी कर सकते हैं, तो क्यों हम उसको करें काम। हो गया। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो अरे ये मान लो एक्स वाई जेड एक्सिस है, और यहाँ पर एक लूप रख देते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक दो नहीं है, 3-4 दिए हैं, मैं उसमें से एक कर रहा हूं। ये लूप रख दिया है ऐसे, ये। और सपोज ये लूप कैसे रखा है खुद ही समझो, क्योंकि वो कुछ नहीं देते हैं, नाम दे देते हैं, कहते हैं ए, ये तो ओरिजिन है, ओ, ये बी, ये सी, ये लूप है, और इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन देंगे आई। और ये स्क्वायर लूप भी हो सकता है, सपोज स्क्वायर लूप ही है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, साइड ए दे दिया, और कह रहे हैं कि इस जगह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे B इज इक्वल टू B नॉट आई कैप है। तो कह रहे हैं फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप, फाइंड द टॉर्क ऑन लूप। तो इसका बस एक सिंपल तरीका है, ये लूप मेरा वाईजेड प्लेन में है ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू हो गया एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो तो n रख देना, नहीं दिए हैं तो हम 1 ले रहे हैं। करंट इज I, एरिया इज ए स्क्वायर, और ऐसे अगर देख रहे हैं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ये I हो जाएगा। और टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि I क्रॉस I, ये हमने I लिखा है, ये मैंने I लिखा था, तो I क्रॉस I इज 0। और अगर इफ मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास B क्रॉस J होती, तब मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता टॉर्क इज इक्वल टू I स्क्वायर I क्रॉस B नॉट J, तो I A स्क्वायर B नॉट, और I क्रॉस J इज K। तो यानी टॉर्क की डायरेक्शन इसमें यूं लगती, और टॉर्क की डायरेक्शन इसमें यूं लगती, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप ऐसे ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है अपने सेंटर ऑफ मास। सर हाँ सर अभी पिछले क्वेश्चन में आपने बताया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर mr²/4, वो तो mr²/2 होता है। हाँ 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 हाँ। तो वो इंटीग्रेशन वाले में भी दिक्कत है सर। तो इसमें भी कुछ गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन यहाँ पे वही आएगा, है। इंटीग्रेशन वाले में भी mr²/4 ही आएगा। 4 आएगा।
नहीं, आप सही कह रहे हो। ये तो अगर इससे करेंगे, ये कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई होगी मुझसे, तो इसको अगर दूर करेंगे तो ये तो मेरे पास 2 आएगा, तो ये क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2, ये तो ठीक है। हाफ थीटा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 ही आएगा। तो इधर देख लो, इधर तो नहीं कुछ गड़बड़ किया हमने। डी क्यू बराबर क्यू आर डी थी, क्यू साइन डी साइन थीटा अपॉन 2 पाई है, तो सर डी। हाँ, रेड वाले में देखिए साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 आपने किया है। हाँ सर। हाँ, नहीं इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ जब वैल्यू रखोगे ना, तो साइन 2 पाई बाई 2, तो 2, अपॉन 2 इंटू तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गड़बड़ यहाँ कहीं हुई होगी। तो उसी के ऊपर वाले स्टेप में देखिए, आप डिफरेंशिएट किए हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इधर इधर इधर। हाँ, इधर। हाँ वही देखिए, उसी में गलती है सर। हाँ, इसी में गड़बड़ लग रही है। क्यू डी थीटा, आर से आर तो कट गया, ये 2 पाई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर तो ठीक है, डी थीटा ये भी ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 तो रहेगा ही, फोर पाई। सर यहाँ पे देखिए फिर से साइन साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन थीटा, ऊपर पाई अपॉन 2 और नीचे माइनस पाई अपॉन 2 है ना। इसको बोल रही हो ना तुम? ये सही, इधर साइन वाले को जो रेड कलर से आपने नोट हम्म। किया है। सर इधर देखिए 1 अपॉन थीटा और माइनस पाई बाई 2 टू माइनस माइनस पाई माइनस बाई 2। पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये सर इसके नीचे वाले में माइनस आपने किया, माइनस यहाँ नहीं, ये तो ये इंटीग्रल की है ना, देखो। यहाँ यहाँ ये इसको कर देना, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा ये है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो मैंने क्या किया है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा। पहला स्टेप ये था, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और यहाँ लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब इसको 2 में स्प्लिट किया, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 1/2, 1/2 लिया डी थीटा, प्लस माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर हुआ, और साइन कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल हुआ साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2।
अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हाफ π/2 माइनस माइनस π/2 प्लस और इसको करते हैं तो 1/4 sin2 π/2 माइनस sin2 माइनस π/2 ये किया। तो ये π/2 π/2 पाई हो गया, तो ये π/2 हो गया। और प्लस ये 1/4 साइन, ये पाई, साइन पाई मतलब 180 जीरो, और ये साइन ऑफ माइनस पाई, तो भले ही प्लस साइन हो जाए लेकिन ये जीरो ही रहेगा। तो ये इंटीग्रल तो π/2 ही आ रहा है, तो वो तो मैंने सही किया है। तो गड़बड़ मुझसे यहाँ कहीं हो रही है क्या? हाँ, गड़बड़ ये हो रही है बेटा, देखो ठीक तो है, मैं आधी रिंग को ही तो घुमा रहा हूँ। देखो बेटा, गड़बड़ क्या हो रही है बताएं तुम्हें, ध्यान से सुनना, ऐसी गलती हो जाती है और ये हमसे भी हो गई है। गड़बड़ न इंटीग्रेशन में थी, यहाँ तो खैर थी, हम मानते हैं। ये जो मैंने रिंग चूज करी है ना बेटा, तो यहाँ का जो इफेक्टिव चार्ज है, जैसे रिंग के इस पोर्शन पे चार्ज था, तो रिंग के इस पोर्शन पे भी चार्ज होगा। तो ये जो इफेक्टिव चार्ज जो हमने लिया है, वो क्या लिया है, मैंने ये डीएल माना एलिमेंट, आर डी थीटा लिया, डी क्यू निकाला, ठीक है। फिर इसी को हमने घुमा दिया, लेकिन जो इधर वाली रिंग के पोर्शन पे चार्ज है वो भी इसी पर घूम रहा है। तो ये जो एक रिंग का ये जो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, तो इसमें यहाँ पे 2 आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में, क्योंकि इस वाली रिंग पे, जिसको मैंने रेड कलर से कंसीडर किया है, एक नहीं 2 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और थैंक्स टू ऑल, ये गलती आपने पकड़ी, और ये क्यू ओमेगा r²/4 ही आएगा। ये माइनर सी फंडामेंटल मिस्टेक थी, ये मैं भूल गया कि जब ये वाला पोर्शन घूम रहा है, बल्कि कोई भी पोर्शन घूम कर रहा है, तो इस पे खाली यहाँ पे चार्ज नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, रिंग के 2 पोर्शन को ये सर्किल कट कर रहा है, तो हर एलिमेंटल रिंग पे ये 2 चार्ज हैं, ठीक है। तो ये इस पे तो चार्ज dq ठीक है, बट रिंग का जो इफेक्टिव चार्ज है वो इसका डबल है, तो वो वाला 2 हमने नहीं कंसीडर किया था, इसीलिए दोनों में डिफरेंस आ रहा था। नाउ बोथ आर सेम, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। स्नेहा, नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया, वो वॉइस हाँ, तो ये बेटा गलती हो गई थी हम लोगों से भी, मतलब ये 2 चार्ज थे ना, जैसे मान लो एक सर्किल पे, इस पे 2 चार्ज घूम रहे हो, तो करंट दोनों की वजह से होगी। तो एक ही चार्ज नहीं था, ये पूरी रिंग पर चार्ज था, तो ये 2 चार्ज लिए थे, तो ये वाला 2 फैक्टर मिसिंग था, उसी से इंटीग्रेशन में और इसमें फर्क हो रहा था, अदरवाइज ये मेथड सही है। चलिए, अच्छा रहा, तुम लोगों ने बढ़िया पकड़ा। और अगर ये B0J है तो ये इस तरीके से घूमेगा। तो ये जो फॉर्मूला निकाला है, जैसे भी निकाला है, फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। ये टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, इसको याद रखिए। MB साइन थीटा याद रखिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये टॉर्क का फॉर्मूला
इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि लूप किस शेप का है, बस लूप होना चाहिए। अब इसमें एक हम और इम्पोर्टेंट चीज लेने जा रहे हैं। सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट माइनस के है और इसमें एक करंट कैरिंग लूप इस तरीके से रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग लूप है, रेडियस आर है और करंट इसमें आई फ्लो कर रही है। तो मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड माइनस के है, जानते ही वैसे क्रॉस डायरेक्शन में बनेगी एवरीवेयर। तो मुझे पता करना है कि नेट फोर्स ऑन कॉइल और नेट फोर्स मीन मैग्नेटिक फोर्स, नेट टॉर्क ऑन कॉइल और नंबर 3 टेंशन। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स तो 0 ही होगा और यहाँ पे नेट टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि हमारे पास इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज आल्सो I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के होगा। तो जब टॉर्क निकालेंगे तो m क्रॉस b, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क इज 0। अब देखो टेंशन कैसे निकालते हैं। इसमें टेंशन आ जाएगा। क्यों टेंशन आ जाएगा कि देखो, अगर हम सपोज कर लो एक इसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें, ऐसे कोई भी छोटा सा पोर्शन, सपोज ये डी थीटा है और ये भी डी थीटा है और इस पर फोर्स निकालें, इस वाले सेगमेंट पर फोर्स निकालें तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा। क्यों आएगा? अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म पोर्शन में ये फील्ड है तो इस पे फोर्स निकालना है तो ऐसे मिला दो और इसकी लेंथ हो जाएगी आर, ये एंगल डी थीटा है तो आर साइन डी थीटा इंटू 2, ये इसकी लंबाई हो गई तो ये हो जाएगी L और करंट इज I एंड फोर्स B। और अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो करंट इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ये फोर्स ऊपर की ओर होगा, ऐसे ऐसे। तो अगर हम इस वायर को, अगर हम ईच को देखेंगे तो नेट 0 है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके देखें तो ईच सेगमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से फोर्स है और वो रेडियली आउटवर्ड है, वो रेडियली आउटवर्ड है इस तरीके से। तो जब किसी वायर को, बॉडी को ऐसे बाहर की ओर खींचा जाएगा तो दैट विल गेट टेंशनाइज्ड। तो अब इसमें टेंशन निकालने का तरीका ये है, सपोज लेट टेंशन इज T, तो कंसीडर दिस पोर्शन, ये तो अगर ये टेंशन T है तो इस वायर का ईच क्रॉस सेक्शन एक दूसरे को T से खींचेगा। तो अगर हम इसका FBD बनाएं तो टेंजेंशियली टेंशन यहां पर होगा और इस पर टेंशन इस तरफ होगा। मतलब इधर वाला सेगमेंट इसको इधर T से खींचेगा, इधर वाला इधर T से खींचेगा और यहां से ऐसे
एक ये फोर्स बना दीजिए, यहाँ पे सीधी लाइन खींचिए, ये एंगल 90 है, ये डी थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस डी थीटा है, ये डी थीटा है। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी साइन डी थीटा और एक इधर वाला टी कॉस डी थीटा। और उसी तरीके इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी कॉस डी थीटा और ये टी साइन डी थीटा। तो अब इस पे कुल फोर्स अगर देखें तो एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है रेडियली अपवर्ड, और वो ये है 2r साइन थीटा डी थीटा आई बी। तो ये टी कॉस डी थीटा कैंसिल होगा एक दूसरे से, तो यानी 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू, ये एक्चुअली डी थीटा है, ये 2r साइन डी थीटा आई बी। So now sin d theta is cancelled, 2 is cancelled, so tension is equal to IBR। यानी इस वायर में जो टेंशन डेवलप्ड होगा, अगर रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डेवलप होगा, और करंट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डेवलप होगा। अब अगर हमें टेंशन पर यूनिट लेंथ निकालना है तो ये इस वायर पे फोर्स, तो उसको आप टोटल 2 पाई आर से डिवाइड कर दीजिए, तो आई बी अपॉन 2 पाई आ जाएगा, दैट्स ओके, जो भी है। तो ये टेंशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये स्नेह का आंसर भी सही था, टेंशन इज इक्वल टू आई बी आर होता है। अब ये वायर अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर ना होती, अपवर्ड होती, तो ये फोर्स ऊपर नहीं नीचे लगता, तो फिर ये टेंशनलाइज फोर्स ना होता, तब ये कंप्रेसिव फोर्स होता। तो ये टेंशन इसमें डेवलप हो जाता है। और इसकी वजह से एक काम और भी होता है कि सपोज अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऐसा लूप रख दें जो कि सर्कुलर ना हो और ये रिजिड भी ना हो, जैसे थ्रेड होता है, फ्लेक्सिबल हो, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और टॉर्क इस पे 0 आएगा, फोर्स भी 0 आएगा, तो ये तुरंत, अगर इस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है तो तुरंत ये, इसकी कोई भी शेप हो, अगर इसकी लेंथ है तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा सर्किल में, और उसकी रेडियस हो जाएगी L अपॉन 2 पाई। और अगर मान लीजिए फोर्स अंदर की ओर लग रहा है सभी पोर्शन पर, जैसा मैंने सेकंड केस डिस्कस किया, तो तुरंत ये श्रिंक करके एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। तो दिस वाज अबाउट टॉर्क, और ये हमारा पहला चैप्टर मतलब खत्म हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, और कल से हम लोग बायो सेवर्ट लॉ और एम्पियर लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग गाइस। थैंक यू Thank you, sir. सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू, थैंक यू।